तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसमें हम जानेंगे कि आप और मैं इस दुनिया में कैसे आए। नहीं नहीं नहीं, भगवान वाली कहानी नहीं। आज हम जानेंगे साइंस वाली कहानी के बारे में। देखिए कितना प्यारा जोड़ा है। अभी नई नई इनकी शादी हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद और फिर एक दिन ये पूरी क्रिकेट टीम बना बैठते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे। इस सवाल का आंसर जानने के लिए हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो देखिए, सबसे पहले आपके रिप्रोडक्शन की, जनन की डेफिनेशन। जनन की क्या डेफिनेशन है कि किसी जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, आपके रिप्रोडक्शन या जनन। जैसे देखते हैं आपके ऐसा कोई जीव था, तो वो जनन करके आपके ऐसा ही कोई जीव बनाएगा। ठीक है। अगर कोई मानव है तो वो भी क्या बनाएगा, आपके मानव ही बनाएगा। ठीक है। अगर गधा जनन कर रहा है तो क्या बनाएगा, गधा। समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभार हमें अपने घर पे भी अपन को भी गधा बोलते थे, लेकिन वो अपन को गधा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम गधे से पैदा हुए हैं। ठीक है। वो अपने हमारे व्यवहार के कारण हमें गधा बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बोलोगे आप, सर ये जीव जनन क्यों करते हैं? जीव बेटा इसलिए जनन करते हैं ताकि उनकी निरंतरता बनी रहे, वो कहीं विलुप्त ना हो जाएं, उनका अस्तित्व बना रहे। ये चीज क्लियर है क्या? अरे ये चीज क्लियर है क्या? चलो, समझ में आ गया। जीव क्यों जनन करते हैं? ताकि उनकी निरंतरता बनी रहे। समझ में आ गया क्या? चलो, अब देखते हैं अपन जनन कितने प्रकार का होता है, मानव कौन सा जनन करता है। ठीक है। तो जनन आपके 2 प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। ठीक है। अब अलैंगिक में क्या होता है बेटा कि आपके एक ही जीव आपके क्या करता है, जनन करता है। ठीक है। जैसे ये जीव है, अब 2 भागों में बट गया, अब ये 2 भागों में आपके बट गया। ठीक है। अब ये अपना क्लोन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोन बनाएगा। ठीक है। अब ये अपना क्या बनाएगा? क्लोन बनाएगा। ये अपने जैसी ही एकदम बिल्कुल कॉपी संतति बनाएगा। ठीक है। डिवीजन होके बना सकता है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। अभी हम मानव जनन की बात कर रहे हैं, तो अपन लैंगिक जनन पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, दूसरा मानव जो जनन करता है वो कौन सा है, लैंगिक जनन। वो कौन सा है, आपके लैंगिक जनन। इसमें मानव जनन की विशेषताएं क्या है, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं आपके? 2। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। एक क्या होगा, फीमेल। मेल गैमेट उत्पन्न करेगा, फीमेल गैमेट उत्पन्न करेगी। मेल आपके स्पर्म नाम का गैमेट उत्पन्न करेगा, और फीमेल आपके ओवम नाम का गैमेट उत्पन्न करेगा। फिर उनका क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा आपके, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपके धीरे धीरे परिवर्तन होगा बच्चे के रूप में, और फिर प्रसव के द्वारा क्या उत्पन्न होगी, संतति। क्या उत्पन्न होगी, आपके संतति। क्लियर है आपकी? अरे क्लियर है। चलो, अब तो आपसे पूछा जाए लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है, तो आपके इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं? 2। एक आपके होता है नर, एक आपके होता है नर, जो कि आपके क्या उत्पन्न करता है, शुक्राणु। क्या उत्पन्न करता है, आपके शुक्राणु। ये चीज क्लियर है क्या? क्या उत्पन्न करता है बेटा, शुक्राणु। दूसरी है आपके मादा। ये क्या उत्पन्न करती है, आपके अंडाणु। क्या उत्पन्न करती है, अंडाणु उत्पन्न करती है। और जब इस शुक्राणु
और अंडाणु का क्या होता है बेटा, सलयन। क्या होता है आपके, सलयन होता है। तो क्या बनता है आपके बेटा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या ये चीज क्लियर है? अरे क्या ये चीज क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि जो मनुष्य है क्या बच्चे उत्पन्न करने के लिए अंडे देता है या सीधे बच्चे उत्पन्न करता है? ठीक है, कुछ जीव होते हैं ना जो बच्चे उत्पन्न करने के लिए पहले क्या देते हैं, अंडे। क्या देते हैं, अंडे। क्या मानव देता है? नहीं, मानव सीधे ही आपके क्या उत्पन्न करता है, बच्चे। क्या उत्पन्न करता है, बच्चे। तो ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है आपके, जरायुज। क्या, जरायुज या सजीव प्रजक। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा वीवी पेरस। क्या कहते हैं, वीवी पेरस। लेकिन सर जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बेटा ओविपेरस। क्या कहते हैं आपके, ओविपेरस। चीज क्लियर हो गई। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आपके क्या देते हैं, अंडे देते हैं फिर बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनको ओविपेरस। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले क्या होते हैं बेटा, आपके सीधे बच्चे ही देते हैं। सीधे क्या देते हैं, बच्चे। उनको क्या कहते हैं आपके, वीवीपेरस। क्या कहते हैं आपके, वीवीपेरस। चलिए एक आपके कथन है कि जनन केवल जीवों द्वारा ही दर्शाया जाने वाला लक्षण है। जनन केवल जीवों द्वारा। अब आपको ये बताना है ये सही है या गलत है। जैसे देखिए, मैं एक जीव हूं, ठीक है, मैं मेरे जैसी संतति उत्पन्न कर सकता हूं। ठीक है, मतलब मैं जनन कर सकता हूं। गाय अपने जैसी संतति उत्पन्न कर सकती है, भैंस कर सकती है, बकरी कर सकती है। जितने भी जीव है, जितने भी जीवित है, ठीक है, क्या वो सारे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन जीव उत्पन्न कर सकते हैं। जीवित जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आगे बताऊंगा सारे वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए, क्या जीव उत्पन्न कर सकते हैं? तो यही तो पूछा है कि जनन केवल जीवों द्वारा दर्शाया जाता है या अजैविक भी जनन कर सकते हैं, जैसे ये मारकर। ठीक है, अब मैं यहाँ रख के गया मारकर, ठीक है, और कल आके देखा ये 2 हो गए, परसों आके देखा ये 4 हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ कभी कभार हो सकता है, कोई और लाके रख दे तो। लेकिन ये जनन नहीं करते, लेकिन ये जनन नहीं करते। ये चीज क्लियर है क्या आपके? क्लियर है। चलो, तो आपके सिर्फ जो जीव होते हैं, जीव ही आपके जन्म कर सकते हैं। तो ये कथन 100% सत्य है। ठीक है, सही है आपके कि जीव जनन कर सकते हैं। जो अजीव है या अजैविक है या जो जीवित नहीं है वो जनन नहीं कर सकते। जैसे आपके ये हो गया, रिमोट हो गया, ठीक है, क्या ये जनन कर सकता है? कल 2 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जीव है तो कुछ समय बाद जितना उनका टाइम होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, उसके बाद वो जनन आपके बच्चे को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, आगे देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन है कि जनन जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है। ठीक है, तो जनन जीवों को परिभाषित करता है क्या? ठीक है, देखो जनन जीवों को परिभाषित नहीं कर सकता। रीजन उसका कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो जनन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे जीव भी है जो जनन नहीं कर सकते। जैसे आपके ये गलत हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपके खच्चर, ये आपके खच्चर कैसे बना? ठीक है, खच्चर आपके जो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स है उसके संकरण से बना है। ठीक है, लेकिन ये खुद जनन नहीं कर सकते, मतलब आगे खच्चर नहीं बना सकते। तो खच्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस वही संकरण करवाना पड़ेगा मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का, तभी आपके खच्चर उत्पन्न होगा। लेकिन खच्चर खुद आगे अपने जैसा संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। समझ में आ गया? वो स्टेराइल होते हैं। समझ में आ गया क्या? चलो, दूसरा, कुछ ऐसे मानव भी होते हैं बेटा, कुछ ऐसे मानव भी होते हैं जो जनन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ में गुणसूत्र की कमी हो सकती है या अतिरिक्त कॉपी हो सकती है, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं कि अपने समान संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? चलो ओके, तो बेटा काजल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कंफ्यूज या काजल कहेगी। ओके, अब दूसरा क्या है बेटा? ये बता दिया मैंने आपको कि जनन जीवों को परिभाषित तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके दर्शाया जाने वाला लक्षण जरूर है। जीवों द्वारा दर्शा सकते हैं, जीव अपना लक्षण दर्शाते हैं जनन, लेकिन परिभाषित नहीं कर सकते। क्लियर?
ऑल क्लियर? ओके। अब आगे देखते हैं बेटा कि आपके जनन के कौन कौन से प्रोसेस है, क्या है, यही सारे अपन पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं कि आपके ये एक फीमेल है, ये क्या है आपके फीमेल है, और मेल और फीमेल में आपके कितने क्रोमोसोम होते हैं 46। कितने होते हैं 46 या 23 पेयर्स। ये क्लियर है आपके? अरे क्लियर है क्या? चलो दूसरा मेल में भी सेम होते हैं, कितने होते हैं आपके 46 या 23 पेयर। ओके। अब क्या होगा, उनके जो लैंगिक अंग है, लैंगिक अंग कौन कौन से हो सकते हैं इसमें आपके अंडा से होगा। क्या होगा बेटा? अंडा से, या ओवेरी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। सर मेल में क्या होगा? मेल में बेटा वृषण होगा, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ये चीज क्लियर है? ये आपके किसका निर्माण करेंगे? किसका निर्माण करेंगे? एग का। और कौन से विभाजन द्वारा करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बेटा? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है आपके? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है आपके? आधी हो जाती है। दूसरा ये भी आपके क्या करेगा कि अर्धसूत्री विभाजन करेगा। कहाँ? लैंगिक अंग। कौन सा? वृषण। उसमें अर्धसूत्री विभाजन करेगा और किसका निर्माण होगा बेटा? स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण होगा। अब इधर से एग, इधर से एग, और इधर से आपके किसका? स्पर्म आ रहा है। तो क्या होगा दोनों का? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा दोनों का? सलयन होगा बेटा। और सलयन होने पे, ठीक है, दोनों इधर भी 23 आए, इधर भी 23 गुणसूत्र आए, तो आपके इधर एक कोशिका बनेगी और वो कितने गुणसूत्र की बनेगी? 46। क्लियर है आपके? अब आगे इसमें क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। क्या होगा आपके? माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। मतलब क्या होगा आपके? समसूत्री विभाजन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अब समसूत्री विभाजन होगा तो आगे गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी। जो भ्रूण बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उसमें 46 गुणसूत्र ही रहेंगे, जो कि 23 गुणसूत्र आपके बच्चे की मां से आए हैं और 23 कहां से आए हैं? बच्चे के पिता से। चीज क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? ओके। अब क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा जिसमें कितने क्रोमोसोम हैं आपके? 46। ओके। चलिए आगे देखते हैं कि मानव जनन के आपके चरण कौन कौन से हैं। मानव जनन के आपके चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला चरण है आपके गैमेट का निर्माण होगा। गैमेट का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक है। तो गैमेट का निर्माण हो रहा है, सबसे पहला चरण ही ये क्यों है? क्योंकि अगर गैमेट का निर्माण ही नहीं है तो आपके जनन कैसे होगा? तो सबसे पहले गैमेट का निर्माण, ठीक है। अब सर गैमेट का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, अभी बताया मैंने आपको, गैमेट का निर्माण आपके होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, ठीक है। मेल में जो होता है आपके, उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में होता है उसके आपको क्या कहते हैं? oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। इससे किसका निर्माण होगा? आपके शुक्राणु का। किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। और इससे किसका निर्माण होगा? आपके अंडाणु का। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। अब देखिए आप, अब देखिए अंडाणु कहाँ बना है? ठीक है, मादा के शरीर में। शुक्राणु कहाँ बना है? नर के शरीर में, मेल बॉडी में बना है, जबकि आपके ओवम फीमेल बॉडी में बना है। क्लियर है आपके? ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के पास कैसे जाएंगे? ठीक है, तो अंडाणु तो आपके जहां बना है वहीं रहेगा, उसी बॉडी में रहेगा। शुक्राणु जाएगा, ठीक है। और शुक्राणु के जाने की प्रक्रिया, शुक्राणु को फीमेल बॉडी में भेजना, ठीक है, वही क्या कहलाता है? आपके दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है बेटा? वीर्य सेचन इंसेमिनेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है आपके? वीर्य सेचन इंसेमिनेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? कि आपके शुक्राणु को सलयन के लिए मादा शरीर में भेजना ही क्या कहलाता है? आपके वीर्य
सेचन। क्या कहलाता है आपके? वीर्य सेचन। वह प्रक्रिया जिसमें आपके नर युग्म का मादा शरीर में पहुंचना या अंडाणु के पास पहुंचना आपके क्या कहलाता है? मादा जननांगों तक पहुंचना क्या कहलाते हैं आपके? क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। तो दो प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस ये है कि आपके किसका निर्माण होगा बेटा? युग्मकों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मकों का। और दूसरा क्या है बेटा? आपके वीर्य सेचन। मतलब आपके नर युग्मक को यानी कि शुक्राणु को मादा जननांगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? आपके वीर्य सेचन। अगला बेटा तीसरा प्रोसेस है निषेचन। तीसरा प्रोसेस है आपके निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अंडाणु तो मादा के शरीर में ही बना था। अंडाणु कहां बना था? मादा के शरीर में बना था। ठीक है, अब शुक्राणु मादा के शरीर में आ गया है एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम है वीर्य सेचन। समझ में आया? क्लियर है क्या? चलो अब आगे क्या होगा? ये आपके अंडाणु है, ये आपके क्या है? अंडाणु। ठीक है, इसमें आपके कितने गुणसूत्र हैं? 23। n बराबर 23। n क्यों लिखा? क्योंकि आधे हैं। क्यों आधे हैं? क्योंकि बनते टाइम आपके क्या हुआ था? समय क्या हुआ था आपके? कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। ये क्या है आपके? शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। इसमें भी कितने गुणसूत्र हैं? n बराबर 23। अब ये 23 क्यों है? क्योंकि सेम प्रोसेस इसमें हुआ था। बनते टाइम जनन कोशिकाओं से बनते टाइम इसमें भी कौन सा हुआ था आपके? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अरे क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं बेटा कि ये जो अंडाणु है और शुक्राणु का दोनों का आपके मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक कोशिका बना लेते हैं और उस कोशिका को ही क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखो फर्टिलाइजेशन में क्या लिखा है कि आपके नर शुक्राणु, नर का जो युग्मक होगा शुक्राणु होगा, नर शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि आपके अंडाणु का सलन फ्यूजन ही क्या कहलाता है आपके? फ्यूजन ही क्या कहलाता है आपके? क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो ओके। अब देखो अब बनेगा क्या बेटा? उससे जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इससे किसका निर्माण होगा? आपके जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट कितने गुणसूत्रों वाला होगा? 46। मतलब ये कैसा होगा? 2n, क्योंकि n और n मिलके 2n बनाए। 23 46। क्लियर है क्या? अब एक कोशिका बन गई है, उसे कहते हैं जाइगोट। अब क्या होगा? सिर्फ एक कोशिका का ही रहेगा। ठीक है, या आगे डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? ठीक है, देखो मियोसिस तो होने से रहा क्योंकि इसको अपने गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं करनी। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या वही रखनी है और वृद्धि करनी हो तो तब हमेशा क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। चलो तो अगला देखते हैं बेटा आपके इन कोशिकाओं में आपके विभाजन होना। ठीक है, समसूत्री विभाजन होना। ठीक है, विभाजन होता रहेगा। जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 आ जाएगा तो उस 32 कोशिकीय अवस्था को कहते हैं कोरक पुट्टी। क्या कहते हैं आपके? कोरक पुट्टी। ठीक है, इसमें विभाजन कोशिकाएं बढ़ती जा रही है तो कौन सा विभाजन होगा आपके? समसूत्री। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर आपको वृद्धि करनी है कोशिकाओं की तो आपको कौन सा विभाजन करवाना है? अपन करवाएंगे नहीं बेटा, वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी अपने आप कर रही है तो कौन सा होगा? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं बेटा सबसे पहले आपके कितनी कोशिकीय अवस्था बनी थी? एक कोशिका, और जिसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं।
फिर इनमें हुआ आपके समसूत्री विभाजन। क्या हुआ बेटा? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो दो कोशिकीय अवस्था बन गई, उसके बाद और माइटोसिस हुआ। ठीक है, तो चार कोशिकीय अवस्था बन गई, उसके बाद और माइटोसिस हुआ। ठीक है, उसके बाद और माइटोसिस हुआ। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे माइटोसिस होता जाएगा तो कोशिकाओं की संख्या दुगुनी होती जाएगी, कोशिकाओं की संख्या दुगुनी होती जाएगी। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। ठीक है, तो अगर 32 कोशिकाओं तक आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा? कोरक पुट्टी। क्या कहते हैं आपके? कोरक पुट्टी। क्लियर है क्या? ओके, अब देखते हैं बेटा कि आपके शुक्राणु भी आ गए मादा शरीर में, जिसको कहते हैं आप, शुक्राणु और अंडाणु बन गए सबसे पहले, युग्मक जनन। दूसरा शुक्राणु भी आ गए आपके मादा शरीर में, जिसको कहते हैं वीर्य सेचन। तीसरा आपके फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जाइगोट भी बन गया। चौथा आपके जाइगोट विभाजित होके काफी बड़ी संख्या में या कोशिकाएं अर्जित कर ली। ठीक है, माइटोसिस द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं लेके आ गया, 32 लेके आ गए, उसके आगे भी तो विभाजित होगा, रुकेगा थोड़ी। ठीक है, तो आपके जैसे जैसे विभाजित होगा, अब 32 कोशिकीय अवस्थाओं पर आ गया है, तो उससे कोई जगह चाहिए, कोई स्टेशन चाहिए जहां वो रुकेगा, जहां वो रुकेगा। तो रुकने के लिए क्या चाहिए आपको? उसको कोई स्टेशन चाहिए, कोई जगह चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, परमानेंट वाला चाहिए। ठीक है, टेम्परेरी नहीं चाहिए यहाँ। ठीक है, 9 महीने तक परमानेंट चाहिए। अगर टेम्परेरी होगा तो उसको वहां से निकाल फेंकेगा और प्रेगनेंसी नष्ट हो जाएगी। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो, उसको स्टेशन चाहिए तो वो रुकने के लिए क्या करेगा बेटा? इम्प्लांटेशन। क्या करेगा? अंतरोपण। क्या होता है बेटा कि आपके वह प्रक्रिया जिसमें आपके की जो ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि आपकी जो कोरक पुट्टी है, वो आपकी कोरक पुट्टी आपकी कि गर्भाशय के अंत स्तर में, गर्भाशय के जो सबसे अंदर की तरफ होता है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, अंत स्तर कहते हैं। उसमें आपके धंसना, वहीं आपके जाके 9 महीने के लिए बस जाना, उसको ही क्या कहते हैं बेटा? आपके इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और कहाँ होता है आपके? देखो, ये यूटेरस है, इसमें ज्यादातर इसी भाग में होता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है आपके, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? तो सर सलेन कहाँ हुआ था? सलेन की लोकेशन बता दीजिए बेटा। इस फेलोपियन ट्यूब में हुआ था सलेन। ठीक है, सलेन कहाँ हुआ था? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ से आपके एग रिलीज हुआ था, यहाँ आया, इधर से जब तक शुक्राणु आ गया, यहाँ पे आपके क्या हो गया बेटा? सलेन फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद यहाँ से ये आपके जाइगोट 32 कोशिकाओं तक यहाँ आया। फिर इसको जगह चाहिए थी, रुकने के लिए स्टेशन चाहिए था। ठीक है, तो ये रहा मेन स्टेशन। तो लेकिन कभी कभार यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी, ये बहुत सारी जगहें हो सकती है। ठीक है, तो आपकी प्रोसेस क्या था? अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। देखो, जाइगोट होने के बाद आपके विदलन हो गया, अब कोशिकाएं होगी, जगह तो चाहिए ना, तो अगला प्रोसेस है आपके क्या बेटा? आपके इम्प्लांटेशन। ठीक है, अच्छा इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या करेगी? कोशिकाएं विभाजित होती जाएगी और भ्रूण का निर्माण करेगी ना। ठीक है, उसका परिवर्धन करेगी, उसकी आंख बनाएगी, उसका हार्ट बनाएगी। ठीक है, जितने भी ऑर्गन है, किडनी है, जितने भी ऑर्गन है, उनका क्या करेगी बेटा? निर्माण करेंगे। और निर्माण के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। आपने देखा है कभी कि कोई घर की नींव लगी एक दिन पहले और दूसरे दिन पूरे घर का निर्माण हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं बेटा, उसमें समय लगता है, उसमें एक प्रोसेस लगता है। समझ में आ गया? उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, यहाँ भी लगेगी। ठीक है, खर्चे होंगे आपके खूब, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नारियल पानी पिलाना पड़ेगा, जूस पिलाने पड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी चॉकलेट भी खिलानी पड़ेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? चलो, तो इसमें क्या क्या आपके क्या भ्रूणीय परिवर्तन कैसे होते हैं, कितने महीने? तो गर्भावस्था, प्रेगनेंसी आपके कितने मंथ की होती है बेटा?
9 से लेके 9.5 मंथ हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि गर्भावस्था गर्भावस्था या गेस्ट्रेशन पीरियड, ठीक है, गर्भावधि गर्भावधि कितने मंथ की होती है? 9 से 9.5 मंथ की। ठीक है, अब गर्भावस्था क्या है बेटा कि माँ के पेट में शिशु का पलना। ठीक है, जितने महीने पलता है उसे गर्भावस्था कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या आपके? अरे क्लियर है क्या? ओके, अब देखते हैं बेटा कि भ्रूणीय परिवर्तन क्या होते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन क्या होते हैं आपके? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होते हैं? ठीक है, वो अभी बताया था मैंने कि भ्रूण कोशिकाएं तो रहेगा नहीं। ठीक है, उसको वृद्धि करनी पड़ेगी ना, घर का निर्माण तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अभी तो आपने ईंटें डाली है, अभी क्या डाली है? ईंटें, फिर दीवारें बनानी पड़ेगी, फिर कमरा बनाना पड़ेगा और फिर घर का निर्माण करना पड़ेगा। मतलब अभी तो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से उत्तक बनेंगे, उत्तक से अंगों का निर्माण होगा और अंगों से एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होगा, संपूर्ण घर का निर्माण। समझ में आ गया क्या? ओके, तो ये भ्रूणीय परिवर्तन ये है कि मां के गर्भाशय में भ्रूण के अंग तंत्रों का निर्माण या आपके क्या विकास, यही कहलाता है क्या? आपके भ्रूणीय परिवर्तन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? ओके, अगला है बेटा, हो गया पूरा डेवलपमेंट। अब क्या? अब क्या पेट में ही रहेगा? ठीक है, नहीं बेटा, उसको बाहर आना पड़ेगा, बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो अभी माहौल चल रहे हैं उसको भी ये देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसे बाहर तो माँ के पेट से आना पड़ेगा, अंदर रह के बच नहीं सकता। ठीक है, दुनिया के तानों से, तो उसको बाहर आना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इसकी इस अर्थ पे लैंडिंग होगी, तो उस लैंडिंग को ही क्या कहते हैं आपके? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव या पार्चुरेशन। ठीक है, ओके, तो क्या है आपके प्रसव? प्रसव पूर्ण विकसित भ्रूण का गर्भाशय से बाहर आना, पूर्ण विकसित भ्रूण का गर्भाशय से बाहर आना, वही क्या कहलाता है आपके? पार्चुरेशन या प्रसव। क्लियर है क्या? अब क्या प्रसव हो गया, ठीक है, तो भूख प्यास तो लगेगी ना बेटा। ठीक है, तो भूख प्यास लगेगी तो माँ उसको अपना क्या पिलाएगी बेटा? दूध पिलाएगी। क्या पिलाएगी? दूध पिलाएगी। और दुग्ध स्त्राव इसी को कहते हैं, लैक्टेशन इसी को कहते हैं कि माँ द्वारा नवजात शिशु को आपके पोषण देना, दुग्ध द्वारा पोषण देना क्या कहलाता है? आपकी दुग्ध स्त्रवण। ठीक है, अब देखो, जो माँ का पहला दूध होता है उसे खीस कहते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, और उसमें आपके एक एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सी बेटा? कोलेस्ट्रम। ठीक है, IgA। IgA समझ में आ गया? कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है आपके? IgA। चलो, ये प्रोसेस हो गया, आपके प्रसव हो गया, बधाई हो आपको। ठीक है, आपको लड़का या लड़की हुआ, जो भी, आपको वंश को आपके जैसी संतति उत्पन्न हुई है। ठीक है, आपके जैसी संतति उत्पन्न हुई है, मतलब क्या है? जनन में मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी कि मनुष्य द्वारा अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। ठीक है, क्यों करता है जनन आपके? क्योंकि अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए करता है। क्लियर है? अब इसमें मैंने आपके कितने प्रोसेस बताए बेटा? आपके प्रोसेस बताए हैं आपके 7। पहला है आपके युग्मक जनन। युग्मक जनन, अब युग्मक जनन में क्या हुआ था बेटा? किसके द्वारा अंडाणु बना था? मादा द्वारा। मादा द्वारा क्या बना था आपके? अंडाणु। ये मैंने आपको बताया क्या? ओके, अब दूसरा क्या है? नर। इसने क्या बनाया आपको? शुक्राणु। शुक्राणु। ठीक है, ओके, अब क्या होगा? ये शुक्राणु कहां जाएगा बेटा? मादा के शरीर में। मादा के शरीर में, और इस मादा के शरीर में जाने को क्या कहते हैं बेटा? वीर्य सेचन। क्या कहते हैं आपके? वीर्य सेचन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अगला प्रोसेस है कि इस आपके मादा युग्मक प्लस यानी कि अंडाणु, और दूसरा कौन सा है बेटा? शुक्राणु। ठीक है, इन दोनों का सलहनी
इन दोनों का संलयन, वही क्या कहलाता है आपके निषेचन। क्या कहलाता है निषेचन। तो इससे किसका निर्माण होगा जाइगोट का। किसका निर्माण होगा जाइगोट का। समझ में आ गया। और कितनी कोशिकाओं का है एक कोशिका। कितना कोशिका का है एक कोशिका। चलो अगला कौन सा है विदलन। अब विदलन में क्या है बेटा कि आपके जाइगोट का परिवर्तन ठीक है। ओके मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिकाएं। उससे आगे भी हो सकता है, बहुत होगा, हो सकता है क्या होगा, ठीक है। लेकिन 32 कोशिकाओं तक बताया गया आपको। 32 को क्या कहते हैं बेटा कोरक पुट्टी। क्या कहते हैं आपके कोरक पुट्टी। क्लियर है। अच्छा अब ये 32 कोशिकाएं बन गई। इसको जगह चाहिए। क्या चाहिए जगह चाहिए। ठीक है तो जगह चाहिए तो ये कहां जाएगा गर्भाशय के अंतर स्तर, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम। ठीक है गर्भाशय के कहां जाएगा बेटा एंडोमेट्रियम। ओके अब एंडोमेट्रियम में आ जाएगा। ठीक है अब गर्भावस्था चलेगी कितने 9 से 9.5 मंथ, 9 से 9.5 मंथ। ठीक है इसका क्या होगा परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है उसके बाद क्या होगा लैंडिंग। उसके बाद क्या होगा बेटा लैंडिंग। ये मैंने आपको सारा चैप्टर बताया। ये तो बताइए आपको साइंस वाली कहानी। ये क्या बताइए आपको साइंस वाली कहानी। अब भगवान वाली कहानी पे भी चलते हैं। ठीक है भगवान वाली कहानी बेटा आपको मैं बताऊंगा एक हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर में क्या हुआ था आपके कि राजा आपको पांडु पता है, पांडव और कौरव। ठीक है तो पांडवों के पिता का नाम था पांडु। पांडवों के पिता का नाम क्या था पांडु। ठीक है और जो कौरव थे कौरवों के पिता का नाम था आपके धृतराष्ट्र। क्या था धृतराष्ट्र। इन्हीं के पैदा होने की आपको स्टोरी बताऊं। ठीक है तो क्या हुआ था आपके कि पांडु और धृतराष्ट्र के पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो उनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है अब उनके 2 रानियां थी। अब क्या था वेद व्यास आपके नाम देखो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है एक ऋषि थे, ऋषि बता देता हूं। वो बहुत उनमें तेज था तो उन्होंने कहा कि इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी आंखों के तेज से मैं संतानें उत्पन्न कर दूंगा राजा की। ठीक है तो ऋषि को बुलाया गया एक बंद कमरे में, पहली रानी को भेजा। पहली रानी ऋषि का तेज देखकर, ऋषि थोड़े बदसूरत थे और उनमें बहुत तेज भी था। ठीक है तो उनको देखकर वो रानी डर गई, डर गई। ठीक है तो डर गई तो आपके क्या हुआ कि जो संतान उत्पन्न हुई वो बीमार रहने लगी। मतलब वो डरी हुई थी, उसमें संतान में भी डर था। वो संतान आपके बीमार रहने लगी, ऐसी उत्पन्न हुई। उसका नाम था धृतराष्ट्र। दूसरी रानी को बुलाया गया कि पहली में तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी को बुलाया गया तो उस रानी ने क्या किया ऋषि को देख के आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। ठीक है तो जो उनके संतान उत्पन्न हुई थी उसका नाम था आपके पांडु, जो कि सॉरी जो आपके बीमार थे वो पांडु थे और जो आपके अंधे थे वो धृतराष्ट्र थे। ठीक है ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे वाला क्या है बेटा कि अब दोनों ऐसी दिक्कत हो गई। अब दोनों दिक्कत हो गई तो आपके क्या हुआ था कि दासी को बुलाया गया और दासी बहुत चतुर चालाक थी। ठीक है वो एकदम हौसले के साथ खड़ी रही, हौसले के साथ खड़ी रही तो ऋषि की आंखों से तेज आया और जो उसकी संतान उत्पन्न हुई वो एक विद्वान संतान उत्पन्न हुई। ठीक है तो ये तो थी भगवान वाली कहानी। बाकी साइंस वाली कहानी को अपन आगे वाले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। इतना ही बेटा।